So finally, the last topic of the chapter is problems of piecing together the past. ठीक है कि अभी भी अब हम जब हिस्ट्री को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी हम क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे. So it is the material evidence that allows archaeologists to better reconstruct the Harappan life. अब देखो, अब जब शुरू से हम जब पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर को तो हमने यही देखा है ना कि कहीं टेराकोटा बुल का मॉडल मिला है, कहीं प्लॉट फील्ड मिली है, कहीं पे बीड्स मिले हैं, कहीं पे कोई मटेरियल मिला है, कार्नेलियन मिला है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही हैं. तो ऑब्वियसली मटेरियल एविडेंस के थ्रू ही हमें हड़प्पन साइट्स के बारे में पता चला है ना. जैसे सील थी तो मटेरियलिस्टिक थिंग ही. सो दिस मटेरियल कुड बी पोटरी, could be tool, could be an ornament, could be a household object. ठीक है, कोई वैसे मिट्टी का बर्तन भी हो सकता है, या कोई औजार हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, या कोई रोजमर्रा में यूज होने वाला कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है. सो नाउ organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose especially in the tropical region. अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि क्लोथ, कपड़ा इतना टाइम कहाँ सरवाइव करता है. आपको पता ही है, आप कोई भी कपड़ा लेते हो तो एक टाइम आता है जब वो खराब हो जाता है, वो फट जाता है, वो गल जाता है. ठीक है, अगर आप उसको डिकम्पोज करोगे वो हो जाएगा. नाउ देन इज लेदर का तो पहले ही कहते हैं कि अगर आप लेदर ले रहे हो तो सिर्फ उसकी लाइफ 3 से 4 साल की है, उसके बाद वो वैसे ही उतरने लग जाता है. ठीक है, देन वुड, लकड़ी भी कितना सरवाइव करेगी. एट द एंड एक टाइम होता है जब वो सूख जाती है. ठीक है, तो इसी वजह से जब ये चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं तो हमारे पास कौन सा मटेरियलिस्टिक एविडेंस बचता है. तो वो मटेरियलिस्टिक एविडेंस बचता है जो एक्चुअल में इतनी आसानी से कोरोड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता. सो मटेरियल्स दैट सर्वाइव्ड आर स्टोन. अब देखो स्टोन को क्या होगा, सालों साल भी उसका पत्थर वैसा का वैसा ही रहेगा. ठीक है, या क्ले हो गया जैसे टेराकोटा मॉडल में जो हमने देखा है, आज भी बिल्कुल एक ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में मिला है ना एक टेराकोटा बुल का मॉडल. या उसके अलावा मेटल, इनको इतनी आसानी से खराब नहीं होती चीजें, इसलिए इनको हम मटेरियलिस्टिक एविडेंस में यूज करते हैं. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड बी थ्रोन अवे. तो वही है, अब हम भी हुई अच्छी खासी एक ठीक ठाक चीज को तो बाहर नहीं फेंक देते ना. हम कोई टूटी हुई घड़ी को फेंकते हैं, ये तो नहीं है ना कि आप अभी नई एक एप्पल की वॉच लाए और आप उसको बाहर फेंक रहे हो. नो ना. तो इसी वजह से क्या कहा जा रहा है कि टूटा फूटा या फिर कोई यूजलेस मटेरियल होगा जिसको आप फेंकोगे, या उसको हमने एज सच कंसिडरेशन में नहीं लिया है जब हमने हड़प्पा का पास्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है. सो अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded or never retrieved. लेकिन स्टिल कुछ ऐसी महंगी या अच्छी वाली जो चीजें थी, या तो वो बिल्कुल मिली ही नहीं है, खो गई हैं, या किसी ने चुरा ली हैं, या मे बी उनको लोगों ने खुद ही छुपा के रखा था कि उन चीज़ों तक कोई पहुंच नहीं पाया है. ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कभी मिल ही नहीं पाई हैं बेसिकली, है ना. सो नाउ नेक्स्ट एक मिनट. यस, सो क्लासिफाइंग फाइंड्स. Recovering artifacts is just the beginning of archaeological enterprise. ठीक है, कोई चीज मिलना is just कि अभी आर्कियोलॉजी ने अपना काम शुरू करना है. So archaeologists then classify their finds. अब उसको क्लासिफाई वो कैसे करते हैं, मतलब कैसे उसका एक डिवीजन होता है, कैसे उसको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाता है. So one simple principle of classification is in the terms of material such as stone, clay, metal, bone, ivory. ठीक है, सबसे पहले आपको अगर कोई चीज मिलती है तो आप क्या करोगे, उसका मटेरियल देखा जाएगा कि वो किस चीज का बना हुआ है. क्या वो कोई मेटल है, क्या वो कोई मार्बल है, वो देखा जाएगा कि उसका मटेरियल क्या है. देन सेकंड इज या मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज द टर्म ऑफ फंक्शन, कि इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा. ठीक है, कोई चीज मिलना फाइन, किसी चीज का मटेरियल जानना भी आसान है, लेकिन आपको आसानी से ये नहीं पता चलेगा कि वो किस यूज का है. ठीक है, उसका काम क्या है. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool, an ornament, or both, or something meant for ritual use. तो उनको ये भी जानना पड़ेगा ना कि क्या ये कोई औजार है, या क्या ये कोई ज्वेलरी मटेरियल है, या इसको औजार और ज्वेलरी मटेरियल दोनों तरह से यूज किया जाता है. तो पता लगाना पड़ेगा कि किसका क्या यूज है. तो अब ये कैसे पता लगेगा,
So an understanding of function of an artifact is often shaped by resemblance with present day things. ठीक है, कि कोई पुरानी चीज मिली है, उसको देखो और सोचो कि आज के टाइम में हम उसको किसके लिए यूज करते हैं. ऐसी कोई चीज है जो हम आज यूज करते हैं और वो इसी से रेजोनेट भी कर रही है, तो वो ढूंढा जाता है. नाउ जैसे कि बीड्स या क्वर्न्स, वही जो कूटने के लिए सामान होता है, स्टोन ब्लेड्स एंड पोट्स आर ऑब्वियस एग्जाम्पल्स. तो ठीक है, ये सारी चीजें जो हम आज के टर्म्स में यूज करते हैं वैसे ही वो पहले टर्म्स में यूज होती थी. तो उसका फंक्शन जानने के लिए हमने क्या किया, उसको आज के टाइम से रेजोनेट किया कि आज हम उसे किस चीज के लिए यूज करते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave or in a kin? बेसिकली वो यही कह रहा है कि अब उसके आगे की प्रोसेस क्या है. सबसे पहले आपको मटेरियल मिला, ठीक है, कोई भी सामान मिला, फिर आपने उस थिंग का मटेरियल देखा कि उसको मतलब वो किस चीज से बना है. उसके बाद आपने देखा कि उसका यूज क्या है, और यूज देखने के लिए आपने क्या किया कि आज के टाइम में हम उसको किस चीज के लिए यूज करते हैं, वैसे आप उसको जोड़ लोगे. लास्ट थिंग इज कि वो मिला कहाँ है, ये ढूंढो. ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो किसी फैक्ट्री में मिला है तो डेफिनेटली वो किसी फैक्ट्री की क्रिएशन है, मतलब फैक्ट्री का कोई ऐसा मटेरियल होगा, है ना. तो उस जगह को ढूंढो, क्या किसी के घर में मिला है, ठीक है, या क्या किसी के बरियल में मिला है. तो उससे भी पता लगता है चीज़ों का कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज होती होगी. जब हमें ये पता होगा कि उसकी लोकेशन क्या है तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि उसका यूज क्या है. ठीक है, अब वो ये देखो, आप कोई मिनरल ढूंढ रहे हो, अगर वो मिट्टी के अंदर मिला है, मिनरल का यूज हम कोई चीज बनाने के लिए करेंगे ना, कोई टूल बनाने के लिए करेंगे, तो उसका लोकेशन पता होना जरूरी है. नाउ समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक recourse to indirect evidence. अब ये तो चलो डायरेक्ट एविडेंस है कि आपको कोई चीज मिली, आपने उसका मटेरियल जान लिया एंड सो. बट कई बार क्या होता है, इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं. जैसे there are traces of cotton at some Harappan sites. To find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including the depictions in sculptures. तो बेसिकली कि पहले टाइम के जो उनके तौर तरीके थे या जो उनके कस्टम्स थे, कई बार हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है कि यार इस मटेरियल का क्या यूज रहा होगा. ठीक है, कि पुराने टाइम में वो किस पर्पस के लिए किसी चीज़ को यूज करते होंगे. ठीक है, देखो, archaeologists have to develop frames of reference. We have seen the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. ठीक है, कि सील्स के बारे में भी हमें ऐसे पता कभी भी नहीं लगना था जब तक हम उसको उस फ्रेम में ना डालते या स्कल्पचर के फ्रेम में ना डालते. ठीक है, तो वही है कि चीज़ों को रिलेट किया जाएगा जब कुछ चीज़ों से, तभी हमें उस चीज़ के पास्ट के बारे में सबसे ज़्यादा पता लग सकता है. ओके, नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. So the problem of archaeological interpretation are most evident in attempts to reconstruct religious practices. ठीक है, कि religiously जब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है ना, तब भी उनका पास्ट बाहर निकल के आता है. कैसे आता है, देखो. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. कि पहले क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि कोई भी चीज जो रेगुलर आइटम नहीं है, मतलब जो डेली यूज की आइटम नहीं है, अनयूजुअली मिली है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ रिलीजन से लेना देना होगा. सो यस, दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरिंस ऑफ women heavily jeweled, some with elaborate head dresses. So these were regarded as mother goddess. तो ठीक है, एक स्कल्पचर मिला है, एक मूर्ति मिली है. क्या है उस मूर्ति में, एक वुमन है. ठीक है, वो उन्होंने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है, एंड देन उसके अलावा शी इज वेयरिंग हेड ड्रेसेस, सिर पर भी उन्होंने कुछ पहना हुआ है. ठीक है, और ये टेराकोटा मॉडल में ही मिली है. ठीक है, और माना जाता है कि शी वॉज द मदर गॉडेस of Harappan times. So, rare stone statuary of a man in an almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as priest king, was also classified. तो जैसे एक मदर गॉडेस की फिगरिन मिली है, वैसे ही एक मेल प्रीस्ट किंग टाइप की भी फिगरिन मिली है, जिसमें मेल का एक हैंड जो है अपने नी पे और ही सिंपली सिटिंग.
So in such instances, structures have been assigned ritual significance which include great bath, fire altars found at Kalibangan and Lothal. तो ठीक है, बेसिकली यही है कि जो चीज़ें अनयूजुअली हमें मिली हैं तो फॉर श्योर उनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें एक दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं पता हो सकती, वो तो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, जब तक हम उस चीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे हमें नहीं पता चलेगा किसी का क्या रिचुअल है, किसी का क्या कल्चर है। ठीक है, तो जितनी भी अनयूजुअल चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती थी वो सारी उसे रिलीजियस प्रैक्टिस में डाल देते थे। नाउ ये देखो, ये आपका मदर गॉडेस का फिगर है इन विच सी इज हेविली जूल्ड, सिर पर भी उन्होंने कुछ मुकुट सा पहना हुआ है। ठीक है, एंड शी इज रिगार्डेड एज द मदर गॉडेस ऑफ हड़प्पन साइट्स। नाउ सो ये लास्ट थिंग है, attempts have been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining the seals। अब seals को ध्यान में रखते हुए पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। Plant motifs are thought to indicate nature worship। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप कोई पौधा देखते हो तो डेफिनेटली आपके मन में यही आएगा ना कि आप नेचर को वर्शिप कर रहे हो। Some animals such as one-horned animal often called the unicorn depicted on the seals seem to be mythical या composite creatures। बेसिकली एनिमल्स से लेना देना है कि इट इज लाइक कि काइंड ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स। तो वही है कि प्लांट्स जैसे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल्स एक हिसाब से बेसिकली एक आई वुड से लिविंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इन सम सील्स अ फिगर शोन seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, that has been regarded as a depiction of proto-Shiva, that is an early form of one of the major deities of Hinduism। ठीक है, तो एक सील ऐसी भी मिली है जिसमें लाइक एक इंसान बैठा है एक योगिक पोस्चर में विद क्रॉस लेग पोजिशन। ठीक है, ऐसे कुछ क्रॉस लेग पोजिशन है। देन कुछ एनिमल्स की इमेज भी बनी हुई है आसपास उनके, तो वो कहा जाता है कि ये प्रोटो शिवा की इमेज है। ठीक है, नाउ बिसाइड्स कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास। लिंगास बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपके लेफ्ट शोल्डर पे ना कुछ रखा जाता है, पैक्ड इन अ सिल्वर पैकिंग समथिंग कुछ, तो वो शिवा से रिलेटेड ही होता है लिंगा। सो मैनी रिकंस्ट्रक्शन एट हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन assumption that later tradition provides parallel with earlier ones। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है कि इसमें हर चीज की सील के बारे में ना वो कह रहा है कि जैसे कि अगर किसी सील पे एनिमल की पिक्चर दिखती है तो हमें पता लगता है कि वो कुछ लाइक लिविंग क्रिएचर्स से रिलेट कर रहा है, उनकी वैल्यू से रिलेट कर रहा है। अगर उसमें कोई प्लांट की इमेज दिखती है तो हमें लगता है कि वो नेचर वर्शिप के बारे में बात कर रहा है। तो वैसे एक प्रोटो शिवा की भी उनको इमेज देखने को मिली है एक सील पर। देखो, सो the earliest religious text, the Rig Veda mentions a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions। ठीक है, तो मतलब एक स्क्रिप्ट भी क्या, ऋग्वेद जो है वेदास का ही एक पार्ट है, सबसे पहला जो वेद है। तो ऋग्वेदा में ना एक कैरेक्टर का नाम दिया गया या एक गॉड का नाम दिया गया, दैट इज रुद्रा। ठीक है, रुद्र। सो और कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो रुद्र नेम है ना ये शिवा को ही दिया गया है। ठीक है, however unlike Shiva, Rudra in Rig Veda is neither depicted as Pashupati, which is the lord of animals in general and cattle in particular, nor as a yogi। ठीक है, तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि कहने को कह दिया गया कि जो रुद्रा है उनको आने वाले टाइम में शिवा कहा गया है, जो आने वाली बुक्स पुरानिक बुक्स हैं, बट एक्चुअल में रुद्रा से शिवा का कोई रेजोनेशन नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज ना तो उनको एज अ पशुपति डिपिक्ट किया गया है, शिव को पशुपति कहा जाता है, और ना ही उनको कोई योगी कहा गया, जैसे हमें पहले पता चला ना कि योगिक पोस्चर मिला है प्रोटो शिवा का, तो ना तो उनको योगी दिखाया गया है ना ही पशुपति दिखाया गया रुद्रा को। तो हाउ कैन वी से रुद्रा इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर शिवा, है ना। So in other words, the depiction does not match with the description of Rudra in Rig Veda। So finally with this we end the chapter। तो ये छोटी सी एक वही थी डिस्क्रिपेंसी थी कि हाँ
कि रुद्रा को शिवा बोला जाता है, बट एक्चुअल में रुद्रा इज नेवर रेजोनेट्स विद शिवा, बिकॉज ना तो उनको पशुपति कहा गया है और ना ही उनको योगी की तरह डिपिक्ट किया गया। और ये इसी सील की बात की जा रही है जिसमें देखो ये शिवा है, ठीक है, इनके आसपास एनिमल्स हैं, ठीक है, एंड ही इज हैविंग अ क्रॉस लेग पोस्चर, तो एक योगिक पोस्चर है, ठीक है। तो ये है आपकी वो सील। सो विद दिस फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। ओके, सो विल मीट यू इन द with the next chapter. So for this, thank you very much and stay tuned.